Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So this is the fourth part of the NEET revision series which is going on, and I will be solving the MCQs of transition and inner transition elements, that is D and F block specifically, and coordination compounds. So let's begin the video. So the first question is the geometry and magnetic behavior of complex NiCO whole 4 R. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO whole 4, तो उसका आपको बेसिकली ज्योमेट्री बताना है एंड यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. तो कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है? ये NiCO whole 4. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, द वेरी क्रूशियल स्टेप इज़ यू नीड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल विच इज़ गिवन हियर, दैट इज़ निकल. यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा है? निकल. और सेकेंडली यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर द लिगैंड गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और अ वीक फील्ड लिगैंड. ठीक है. तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेती हूँ निकल का. सिंस कार्बोलिन इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी चार्ज, सो ये निकल अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 0. मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 10 है इसके पास. तो अगर आपको फिल करना है इसका इलेक्ट्रॉन तो कैसे होगा? ये 3d8 4s2. तो आप डी एंड एफ ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट में बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट वंस इफ़ यू हैवेंट. तो 3d8 4s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर देती हूँ. ठीक है. डी में 5 टोटल, ये 4s और ये 4p जो कि खाली है. ठीक है. 3d में कितना है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s कम्प्लीटली फिल्ड है 2. ठीक है. ये तो हमने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ठीक है. फॉर द ग्राउंड स्टेट अब क्या होगा? सिंस यहाँ पे लीगेंड को जो प्रेजेंट है वो है कार्बोनिल लीगेंड. ठीक है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज गिवन वेरी नाइसली इन NCERT, रिफर दैट वंस इफ यू हैव लाइक फॉरगॉटन समथिंग. तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इट स्टार्ट्स विद द वेरी वीक लिगेंड जो कि I माइनस है, Br माइनस है, S2 माइनस, SCN माइनस. उसके बाद जो एंड में आप देखोगे तो CN माइनस और CO लिगेंड जो कि साइनाइड और कार्बोनिल लिगेंड है. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? दे पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो ये कैसे होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप होके डी में सारे फुल हो जाएंगे. ठीक है. फिर ये एस और पी के 3 जो है ऑर्बिटल्स वो वेकेंट हो गए, तो उसमें टोटल 4 कार्बोनिल आ सकते हैं. तो 1 2 3 4. ठीक है. ये था 3d विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 4p. दिस इज़ फॉर द एक्साइटेड स्टेट 1. ठीक है. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. नाउ टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर विच इज़ ऑल्सो आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन, यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ डायामैग्नेटिक या और पैरामैग्नेटिक. तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. डायामैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक भी अनपेयर्ड नहीं होते तो सारे पेयर्ड होते हैं. पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है. सो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू Mn Cn होल 6 3 माइनस. तो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच इज़ गिवन टू यू. तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले एक बार और कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले वही करना है कि आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है मैंगनीज़ का. तो यहाँ पे मैं इसका x ले लेती हूँ. ठीक है. क्योंकि इसका इस मेटल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है. साइनाइड लिगेंड इट कंट्रीब्यूट्स -1 नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और ऐसे ही कितना है? 6. तो -1 × 6 -6, दैट इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज इज -3. ठीक है. x इक्वल्स टू -3 + 6, दैट गिव्स यू x इक्वल्स टू +3. तो ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है. अब आप मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो टोटल 7 उसके पास हैं आउटर मोस्ट शेल में, और वो 3 लूज़ कर लिया तो कितने बचे? D4. ठीक है. D4 बचे. तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन फिल करूँगी. ठीक है.
ये 4s और ये 4p जो कि खाली है। डी में कितने हैं टोटल 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर दिए। नाउ यू हैव टू लुक एट द लीगेंड। जो साइनाइड लीगेंड है दैट इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, सो इट पेयर्स अप द वन इलेक्ट्रॉन। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है एक सिस्टम वो पेयर्ड हो जाता है। ये मैं लिख देती हूँ, ये 3d 4s 4p 3d 4s 4p। ठीक है, अब जो साइनाइड लिगेंड की टोटल कितना है 6, तो हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए ताकि उसमें 6 जो साइनाइड लिगेंड्स है वो एकोमोडेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 खाली हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो अभी साइनाइड लिगेंड्स इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए टोटल। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। सो इट इज़ D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो सी ऑप्शन में है यहाँ पे। ये sp3d2 तो होगा नहीं, sp3d2, तो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द लिगेंड्स प्रेजेंट। तो इससे आपका ज्योमेट्री या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, लेट्स रीड व्हाट इट सेज। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3+ इज। तो यहाँ पे लीगेंड्स के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, सो यू हैव टू टेल द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स, यानी कि जो सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीगेंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, बिकॉज यू नीड टू नो कि कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एनर्जी नहीं पूछी है, ठीक है, वेवलेंथ पूछा है। सो एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब मैं बता दूँ कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स है, ठीक है, वो उनकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की ना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, आई एम सेइंग इट अगैन एंड अगैन। सो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, बिकॉज जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लो कि कौन सा जो लिगेंड यहाँ पे दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और वेवलेंथ उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आप देखो ये इथिलीन डायमीन अमोनिया और वाटर जो 3 लिगेंड आपको दिया हुआ है, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो है ये EN जो इथिलीन डायमीन दिया हुआ है। तो ये इसकी जो स्प्लिटिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो अगर मैं इससे ही इफ़ आई सी द ऑप्शंस विच इज़ गिवन टू मी एंड देन मैचिंग विद द क्वेश्चन, तो ये वाला जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ यहाँ पे पूछा है, सो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये वाला जो लिगेंड है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद अमोनिया, फिर वाटर। तो ये इथिलीन डायमीन को ही देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इफ इट्स आस्किंग अबाउट एनर्जी और वेवलेंथ, एनर्जी अगर पूछ रही है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ज़्यादा होगी और वेवलेंथ पूछ रहा है तो वीक फील्ड लिगेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये DNF ब्लॉक का है। द रीज़न फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू। तो इसमें एक्टिनॉइड्स जो इट शोज़ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो उसका रीज़न यहाँ पे पूछ रहा है। सो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। सो लेट्स रीड द 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, radioactive is basically the oxidation states in actinoids is attributed to radioactive nature of actinoids, actinoid contraction, 5F 6D and 7S levels having comparable energies, 4F and FD levels being close in energies। तो जो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है एक्टिनॉइड्स का, तो उसका रेडियो एक्टिविटी से डजेंट हैव एनी रिलेशन और विथ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट इफ यू टॉक अबाउट 5F 6D and 7S ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज लैंथेनाइड्स के केस में क्या होता है 4F ऑर्बिटल्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेटेड होते हैं। बट फॉर इन द केस ऑफ एक्टिनॉइड्स, इफ यू टॉक अबाउट एक्टिनॉइड्स, 5F 6D and 7S levels have
parable energies, due to which actinoids show a variety of oxidation state. So C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ ये सेंटेंस वाइज में. नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMNO4 सॉल्यूशन. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैस विच इज़ यूज्ड टू डीकलराइज एसिडिफाइड KMNO4 सॉल्यूशन. तो एक है CO2, SO2, NO2 और P2O5. ठीक है. तो ये वाले में आप देखोगे कि जो SO2 है, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स वाई इट डीकलराइजेज एसिडिफाइड KMNO4 सॉल्यूशन. सो SO2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूसेस. तो यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन अगर हम कराएं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो इसके बेसिकली प्रोडक्ट्स होंगे CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में एक बार आप देख लेना कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोल रहा है या डाइल्यूट HNO3 बोल रहा है. अगर डाइल्यूट HNO3 बोला है तो CuNO3 होल ट्वाइस और NO होगा प्रोडक्ट, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इट हैज़ ऑलरेडी मैंशनड इन द क्वेश्चन. सो कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट गिव्स कॉपर नाइट्रेट, दैट इज CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर. Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along एक्सिस. तो यहाँ पे कुछ डी ऑर्बिटल्स के पेयर दिए हुए हैं. ये भी एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है. व्हेन इट इज़ टॉक्ड अबाउट द क्रिस्टल फील्ड्स थिंग एंड ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो इट इज़ आस्किंग अबाउट द डी ऑर्बिटल्स पेयर दैट इज़ मैक्सिमम डेंसिटी अलॉन्ग एक्सिस. तो उसमें अच्छे से दिया है कि DX2Y2 और जो DZ2 है इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, दैट इज C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है विच इज़ अलॉन्ग द एक्सिस. तो इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वन विच इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस. सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज. तो यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सेलेक्ट करना है जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं रुथेनोसिन या फेरोसिन या कोबाल्टोसिन, ये सब सारे सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं हम इसे, क्योंकि मेटल तो बीच में होता है और ऊपर और नीचे जो साइक्लोपेंटेडाइनिल रिंग होती है CP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्लस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये RMgX होता है. So this is the one which has sigma bonded compound, which is an example of organometallic compound. So B is the correct option. Next question. The type of isomerism shown by the complex COCl2 EN whole twice is. तो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे COCl2 EN whole twice, उसका आपको आइसोमेरिज्म बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, C है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो अगर आप देखो थोड़ा सा, इफ़ यू नो अबाउट आइसोमेरिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट मे बी आस्क्ड अबाउट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जैसे कि इसमें दिया हुआ है. तो अगर आपको पता है अबाउट आइसोमेरिज्म, तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो. ठीक है. जिसके बाइंडिंग 2 तरीके से होती है, जैसे कि SCN हो गया या NO2 हो गया. एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है इन द केस ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. ठीक है. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में चेंज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुड ऑकर. और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आयनाइजेबल चीज़ें होनी चाहिए, लाइक कोई भी अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो आयनाइजेबल होना चाहिए. लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, अगर मैं देखूँ इसका स्ट्रक्चर बना के, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. एक तो सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया. ठीक है. ये हो गया ट्रांसफॉर्म और मैं इसका सिस फॉर्म बना दूँ. ये हो गया इसका सिस फॉर्म. ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इट कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, वन इज सिस एंड अदर इज ट्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
gadolinium, which is Gd, belongs to 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is correct electronic configuration of gadolinium? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो गैडोलिनियम भी एक एक्सेप्शन है, तो इसका आपको याद ही करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ेनॉन 4f7 5d1 6s2, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो गैडोलिनियम है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64 एंड इट्स वन ऑफ द एक्सेप्शन, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ज़ेनॉन 4f7 5d1 एंड 6s2. Next question. Which one of following statements related to lanthanoids is incorrect? तो 4 statements दिए हुए हैं, then you have to identify the incorrect statement given to you. So the first option is europium shows +2 oxidation state. Basicity decreases as ionic radius decreases from praseodymium to lutetium. All lanthanoids are more reactive than aluminium, and cerium 4+ solution is widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. तो ये जो first option है, europium shows +2 oxidation state, that one is correct. Ce4+, that is used as an oxidizing agent in volumetric analysis, that is also correct. Basicity decreases as ionic radius decreases फ्रॉम प्रेसोडाइमियम टू lutetium, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अगर आप अलॉन्ग द पीरियड मूव करोगे तो आयनिक रेडियस भी कम होता है और बेसिसिटी भी कम होती है. सो एक और ये जो दिया हुआ है सी ऑप्शन, ऑल लैंथेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये? बिकॉज जो लैंथेनॉइड्स हैं इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है एंड दे शो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑल्सो, तो दे आर नॉट मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, विच सेज दैट ऑल लैंथेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. So that was all about the MCQs of coordination compounds and inner transition elements and transition elements, that is D and F block, which I've written down here and solved. I hope this video was helpful, and if you like this video, please do not forget to give it a thumbs up, and please forward it to your friends or brothers and sisters who all are preparing for NEET 2020 can find chemistry a little bit difficult, which I try to explain in my channel in a very concise manner, and I hope I'm actually providing some sort of help to at least few of the students who watch my video. And also you can tell me in the comment section what type of doubts you're facing and the chemistry tutorials you want, and thank you for watching.